हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल आर के 0 टू यू सुपर हीरो एजुकेशन चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्लियर। तो बात करें स्टूडेंट्स, आज अधगम का दूसरा नियम बताएंगे, पावलाव का नियम। पावलाव का नियम। पावलाव के नियम की बात करेंगे तो पावलोव कौन थे, पावलोव के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जो पावलोव थे यह कौन थे? यह एक स्टूडेंट्स रूसी एवं शिक्षा ये रूसी वैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री थे। क्लियर। शिक्षा शास्त्री थे। इनका जो पूरा नाम है, पावलाव का पूरा नाम पावलाव के पूरे नाम की बात करें तो पावलाव का पूरा नाम था, क्या है? इवान पी पावलाव है। क्लियर। इनका पूरा नाम इवान पी पावलाव है। इन्होंने 1904 यानी 1904 में क्या किया इन्होंने? 1904 में इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्लियर। सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था? प्रतिपादन किया था। इन्होंने स्टूडेंट्स बात करें तो इन्होंने इनकी जो पुस्तक हैं वो कौन कौन सी हैं? इन्होंने 2 पुस्तक लिखी। और कौन सी थी? नंबर 1, इनकी पहली पुस्तक का नाम था कंडीशन्ड कंडीशन्ड रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सेस। एंड दूसरी जो थी वो थी लेक्चर्स लेक्चर्स ऑन कंडीशन्ड कंडीशन्ड रिफ्लेक्स EFLEXES। यानी कि इनकी जो 2 पुस्तकें हैं, पूछा जाए तो आप स्टूडेंट्स बता देंगे। अच्छा, इनका जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को किस किस नामों से जाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे कि पावलोव के सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, बात करेंगे आगे इन्होंने क्या किया था और किस किस नाम से इनके नियम को जाना जाता है। तो इनके नियम को, पावलाव के नियम के नियम को किन किन नामों से जाना जाता है? तो बात करें इनके नियम को स्टूडेंट्स, नंबर 1 किसके नाम से जाना जाता है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर। इनके नियम को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लासिकल क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर। इनके नियम को परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर। इनके सिद्धांत को अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अनुक्रिया का सिद्धांत
सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर। आगे बात करें स्टूडेंट, तो इनके नियम को सीआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, जाना जाता है। इनके नियम को सीआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात करें स्टूडेंट्स आगे, जो आपके पावलाव हैं, तो नोट पॉइंट समझेंगे। नोट, पावलाव जी का नियम, पावलाव का नियम पावलाव का नियम आदतों के निर्माण में भी सहायक है। क्लियर, सहायक है। क्लियर, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली बात करें तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, अर्थात शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। पावलाव के नियम को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, और परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। सीआर थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। पावलाव का नियम आदतों के निर्माण में भी सहायक है। इन्होंने जो प्रयोग किया था, प्रयोग किस पे किया स्टूडेंट्स? इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? एक भूखे कुत्ते पर किया था। भूखे कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। क्लियर, इन्होंने अपना प्रयोग भूखे कुत्ते पर किया। बात करें इन्होंने कुत्ते की किस पे किया था? इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि क्लियर, लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया था। तो इतना स्टूडेंट सभी को समझ में आ गया होगा। मैं रेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आगे बात करें स्टूडेंट्स, तो देखेंगे आगे इसके बारे में बात करें तो इनका जो सिद्धांत था उसमें इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन, क्लियर, इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि का क्या किया था? ऑपरेशन किया था। और क्या किया था स्टूडेंट्स? इन्होंने कुत्ते के मुंह में लार ग्रंथि का जो है ऑपरेशन किया और लार को एकत्र करने के लिए एक नली की सहायता से, कांच की नली की सहायता से कांच का जो है जार उसमें जोड़ दिया था। और ये प्रक्रिया इन्होंने 3 चरणों में की। किसमें की थी? 3 चरणों में, प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय, 3 चरणों में की थी। प्रथम चरण में क्या था? इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था कि पावलाव ने कुत्ते को भोजन दिया। क्लियर, भोजन दिया। तो भोजन को देखकर सर्वप्रथम उसके मुंह में लार आ गई। भोजन दिया और लार आ गई। क्लियर, लार आ गई। भोजन दिया और लार आ गई। क्लियर। अब उन्होंने बताया कि भूखे कुत्ते को भोजन देकर लार आना स्वाभाविक क्रिया है। यह कैसी क्रिया थी? एक स्वाभाविक क्रिया थी। क्लियर, यह स्वाभाविक क्रिया थी। ये तो स्वाभाविक क्रिया है कि लार आ जाती है। क्लियर। और होता क्या है, भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपक है। तो भोजन जब एक प्राकृतिक उद्दीपक है तो उसको देखकर लार का टपकना एक स्वाभाविक क्रिया है। क्लियर। बात आगे करें स्टूडेंट्स तो देखेंगे थोड़ा सा, तो भोजन को देखकर लार आना एक स्वाभाविक क्रिया है। जैसे स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं आपको, तो आपने देखा होगा, जैसे बात करें जैसे कि भोजन को देखकर जैसे कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, उसी तरह से हम आपको बताएं कि इमली को देखकर मुंह में लार आ जाना, मुंह में लार आ जाना कैसी क्रिया है? ये एक स्वाभाविक क्रिया है। क्लियर। इसी तरह से जब कुत्ते ने भोजन को देखा तो लार आ गई। दूसरे चरण की बात करें तो सेकंड चरण में क्या किया गया? इन्होंने दूसरे चरण में पावलाव ने कुत्ते को घंटी यानी कि कृत्रिम उद्दीपक का प्रयोग किया। क्लियर। घंटी
बजाकर भोजन दिया, भोजन दिया। क्लियर। घंटी बजाकर इन्होंने दूसरे चरण में भोजन दिया। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ गई। क्लियर। और क्या आ गई यहाँ पर? लार आ गई, आ गई। क्लियर। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ गई। इस बार घंटी की जो बात है स्वाभाविक क्रिया है, और स्वाभाविक क्रिया को उन्होंने घंटी बजाने की एक कृत्रिम उद्दीपक से जोड़ दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त हो गई उसे। क्लियर। अब बात करते हैं जो थर्ड उन्होंने किया, तो कुत्ते ने घंटी की आवाज तो सुनी ली थी कि घंटी के साथ इसको भोजन दिया गया था। अब जो स्वाभाविक क्रिया थी उसको प्रतिक्रिया के रूप में जोड़ दिया, ना संबंधित कर दिया कृत्रिम उद्दीपक को, यानी घंटी को स्वाभाविक क्रिया से इन्होंने जोड़ दिया। और थर्ड चरण में इन्होंने क्या किया? इन्होंने थर्ड चरण में बार बार इस कार्य को इन्होंने दोहराया, इस क्रिया को इन्होंने बार बार दोहराया, इस क्रिया को बार बार दोहराया, बार बार दोहराया। इन्होंने इस क्रिया को सेकंड चरण में बार बार दोहराया। तीसरे चरण में क्या किया? घंटी बजाई, इन्होंने घंटी बजाई, लेकिन क्या किया? भोजन नहीं दिया, भोजन नहीं दिया इन्होंने। घंटी तो बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया। लेकिन घंटी की आवाज सुनकर घंटी की आवाज सुनकर क्या किया? कुत्ते ने लार फेंक दी, कुत्ते ने लार टपका दी। क्लियर। कुत्ते ने क्या किया? यहाँ पर लार टपका दी। अर्थात इससे क्या पता चला कि बात यह आ गई कि इस प्रकार अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक से भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। क्लियर। यह परिणाम यहाँ निकल के आया। तो जैसे आपने देखा होगा कि कक्षा में जब कक्षा में शिक्षक के आने का समय होता है था, ठीक उसी प्रकार उसी समय चपरासी आ जाता है। तब बालक क्या करते हैं? एकदम से उनको स्वाभाविक क्रिया में यानी कि बन जाता है, प्रतिक्रिया सी हो जाती है कि हाँ इस टाइम टीचर आ रहे हैं, तो वो उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं और एकदम सहम जाते हैं, डर से जाते हैं, सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ भी क्या है? यह एक क्रिया भी एक क्या है? उद्दीपक क्रिया है, जो प्रतिक्रिया को जो जोड़ के बनाई गई है स्वाभाविक क्रिया से। क्लियर। कृत्रिम क्रिया को स्वाभाविक क्रिया से जोड़कर बना दी गई है। क्लियर। तो आगे देखते हैं। इस तरह से पावलाव का नियम आप समझ गए होंगे, और पावलाव का नियम किस लिए किया गया था इसको हम समझाएंगे, आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं पावलाव के नियम की। तो जो पावलाव ने जो नियम दिया था, इसका उद्देश्य ये था कि बुरी आदतों को छुड़ाना है और अच्छी आदतों को ग्रहण करना है। क्लियर। गर्मी बहुत है स्टूडेंट्स, वैसे थोड़ा सा जो है आप मेहनत से पढ़ेंगे, और मेरे पास जो है फैन भी नहीं है, यानी कि लाइट नहीं है, तो फैन नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे बात करते हैं हम स्कैनर की। स्कैनर। क्लियर। स्कैनर की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो देखेंगे स्कैनर के बारे में। स्कैनर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर चूहे और कबूतर पर अपना प्रयोग किया। क्लियर। अपना इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। इन्होंने अपना प्रयोग स्टूडेंट्स चूहे और कबूतर पर किया। इनके नियम को किस किस नाम से जाना जाता है? इनके स्किनर के प्रयोग को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर। सिद्धांत भी कहा जाता है या इसके नाम से जाना जाता है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली बात करें स्टूडेंट्स, तो देखेंगे अगला सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। क्लियर। अगली बात करें अनुक्रिया उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपक, ठीक है, का सिद्धांत भी कहा जाता है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली बात करें, इस सिद्धांत को RS थ्योरी भी कहा जाता है, क्लियर। अगली बात करें स्टूडेंट्स,
तो इस सिद्धांत को नैमित्तिक 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 इस सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन अनुबंधन क्लियर का सिद्धांत भी कहा जाता है, सिद्धांत भी कहा जाता है। और यह सुपर टेट में 2018 में पूछा गया है। सुपर टेट क्लियर, सुपर टेट में इसको 2018 में पूछा गया है कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किस के नियम को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर स्किनर है। क्लियर। बात करें स्किनर भाई साहब की बात करें, पूछा जाता पुनर्बलन पर बल किसने दिया, तो स्किनर ने। ने पुनर्बलन पर क्या दिया, पर बल दिया। क्लियर, बल दिया है, अधिक बल दिया है किस पर, पुनर्बलन पर। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब पुनर्बलन की बात करें तो स्टूडेंट देखेंगे यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लेने चाहे तो। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं तो देखेंगे स्टूडेंट्स, अगली बात करें हम तो ये पसीना जो है मेरा ड्रॉपिंग हो रहा है। तो पुनर्बलन की बात करें स्टूडेंट्स, पुनर्बलन स्टूडेंट्स दो कारणों पर बल देता है। नंबर 1 सकारात्मक और नंबर 2 है नकारात्मक। क्लियर। सकारात्मक में कौन कौन से आते हैं, इसमें आता पॉजिटिव इफेक्ट, POSITIV पॉजिटिव, EFFECT क्लियर, CT इफेक्ट। तो इसमें स्टूडेंट आता है सावास गुड इसमें आता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट में, नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो इसमें आता दंड, बच्चे को दंड देना, हतोत्साहन कर देना। क्लियर, यानी कि उसको ललकार देना, एकदम झकझोर देना। तो ये नहीं करना चाहिए अधिगम में, ये पुनर्बलन पे आते हैं। सकारात्मक शाबाश और गुड देने से बच्चा एकदम खुश हो जाता है और वह अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता है। तो यहां तक स्टूडेंट्स कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर। आगे बात करें स्टूडेंट्स तो देखेंगे स्टूडेंट्स, और यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब आगे बात करते हैं तो अब नोट पॉइंट देखेंगे। यहां बात करते हैं SR थ्योरी, THEORY, SR थ्योरी अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका है, ये किसने दिया था, ये दिया था भाई साहब थॉर्नडाइक ने। किसने, थॉर्नडाइक ने। क्लियर। थॉर्नडाइक के नियम को SR थ्योरी अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। जबकि बात करें किसकी, RS थ्योरी की, RS थ्योरी। तो RS थ्योरी की बात करें स्टूडेंट्स तो ये जो थ्योरी RS थ्योरी, उसका नाम है अर्थात इसे क्या कहा जाता है, अनुक्रिया उद्दीपक। इसे केवल उसे उद्दीपक अनुक्रिया कहा जाता है, इसे उल्टा कहा जाता है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। तो ये किसका है स्टूडेंट्स, ये जो है वो आपका है स्किनर का। किसका है, स्किनर। तो स्किनर के सिद्धांत को RS थ्योरी और थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है उसको क्या बोलते हैं, SR थ्योरी कहा जाता है। अब थोड़ी सी एक लिस्ट देखेंगे, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां बात करें लिस्ट एंड यूजेस, USES लिस्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक भाई साहब ने बिल्ली पर प्रयोग किया। क्लियर। किस पर, बिल्ली पर, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। पावलोव की बात करें, पावलोव इन्होंने कुत्ता पर अपना प्रयोग किया था। क्लियर। स्किनर की बात करें, स्किनर की, तो स्किनर भाई साहब ने चूहा और कबूतर दोनों पर, चूहा और कबूतर दोनों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया स्टूडेंट्स।
आगे बात करें स्टूडेंट्स बेटे, वाटसन। तो वाटसन ने, ये थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर एंड वाटसन। वाटसन की बात करें तो खरगोश और अपने बच्चे पर प्रयोग किया इन्होंने, बच्चे पर प्रयोग किया। क्लियर। बात करें कोहलर की, कोहलर, तो कोहलर भाई सामने स्टूडेंट्स चिंपेजी पर, क्लियर, चिंपेजी अर्थात वन मानस पर इन्होंने प्रयोग किया, जिसको सुल्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता? सुल्तान, इसका नाम सुल्तान था। तो इस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। क्लियर। आगे बात करते हैं, तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ थोड़ी सी शिक्षण विधियों के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स थोड़ी सी शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधियां, तो शिक्षण विधियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखेंगे टीचिंग मेथड, बात करें तो TEACHING, टीचिंग METHOD, टीचिंग मेथड के बारे में बात करें, मेथड्स। तो कुछ टीचिंग मेथड्स निम्न हैं। स्टूडेंट्स बहुत पसीना आ रहा है, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूं, आप देख ही रहे होंगे, इसमें ड्रॉपिंग हो जाता है बार बार। तो शिक्षण विधियों में बात करें, शिक्षण को प्रभावशाली, सरल और सुगम बनाने के लिए शिक्षण विधियां आवश्यक होती हैं। इनके कई जो हैं वो हैं विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं। जैसे पहली बात करें आगमन विधि की बात करें, यह किसने दी थी? अरस्तु ने दी थी। क्लियर, ने दी थी। यह किसने दी? अरस्तु ने। ये अरस्तु भाई साहब ने इस विधि को दिया था। इसके जो शिक्षण सूत्र थे वो क्या है? देखेंगे शिक्षण सूत्र। तो आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र हैं उसकी बात करें तो इसके निम्न शिक्षण सूत्र हैं। नंबर 1, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, नियम की ओर। क्लियर। उदाहरण से, अ से अरस्तु, और उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। नंबर 2 बात करें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, क्लियर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं। बात करें वहीं आगे तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य की ओर, क्लियर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगली बात करें, क्या है अगला शिक्षण सूत्र है? वो है मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, क्लियर, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगले शिक्षण सूत्र की बात करें तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्लियर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यही बात करें स्टूडेंट्स तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगे बात करें स्टूडेंट्स तो दृश्य से अदृश्य की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, अदृश्य की ओर, क्लियर, अदृश्य की ओर। तो ये आपकी आगमन विधि की जो है शिक्षण विधियां और इसके शिक्षण सूत्र हैं। शिक्षण सूत्र है उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चलते हैं, और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, क्लियर, और मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं, और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, और स्टूडेंट्स इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और किससे? दृश्य से अदृश्य की ओर चलते हैं, क्लियर, दृश्य से अदृश्य की ओर इसमें चलते हैं। अगली बात करें स्टूडेंट्स, अगली तो निगमन विधि की बात करेंगे। देखें निगमन विधि, यहां निगमन विधि की बात करते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स निगमन विधि, तो निगमन विधि थोड़ा इसका उल्टा होती है,
निगमन विधि। निगमन विधि की बात करेंगे तो यह कैसी है, यह गणितीय विधि है। क्लियर, यह गणितीय विधि है और इसमें गणित क्लियर, गणित के सूत्र लिखे जाते हैं। क्लियर, इसमें गणित के सूत्र लिखे जाते हैं। इसके शिक्षण सूत्र की बात करें, शिक्षण सूत्र, इसके शिक्षण सूत्र क्या है स्टूडेंट्स, तो देखेंगे नंबर 1 इसकी बात करें तो इसमें उल्टा होता है, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। क्लियर, बात करें अज्ञात से ज्ञात की ओर। क्लियर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। आगे बात करें सामान्य से स्टूडेंट्स विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगली बात करें तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी इसमें उल्टा हो जाता है आगमन का। क्लियर, और अगला है नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर इस विधि में चलते हैं। क्लियर, ये आपकी हो गई कौन सी, निगमन विधि। पहले हमने आगमन पढ़ी और दूसरी निगमन हो गई। अगली विधि की बात करें, यहां तक स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। तो आगे देखेंगे अगली जो शिक्षण विधि की बात करेंगे तो देखें अगली नंबर 3 बात करते हैं हम किंडरगार्टन। क्लियर, किंडरगार्टन जो है यह पद्धति कैसी है, इसे बालोद्यान या बालकों का बगीचा कहा जाता है। यह क्या है, यह एक जर्मनी भाषा, यह एक जर्मनी भाषा का शब्द है। क्लियर, यह एक जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या स्टूडेंट्स है, क्या, बच्चों का बगीचा। क्लियर, बच्चों का बगीचा। क्लियर, आगे बात करें किंडरगार्टन विधि किसने दी थी, फ्रॉवेल ने दी। क्लियर, फ्रॉवेल ने दी थी। किंडरगार्टन जो विधि है वह फ्रॉवेल ने दी थी। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली विधि की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखेंगे काफी जो पसीना ड्रॉपिंग हो रहा है, सॉरी। देखेंगे स्टूडेंट्स मांटेसरी विधि। क्लियर, मांटेसरी विधि, इसकी बात करें स्टूडेंट्स तो देखेंगे यह इटली की मारिया मांटेसरी ने दी थी। क्लियर, ने दी थी। यह कौन थी, यह एक चिकित्सक थी। यह एक कौन थी, चिकित्सक थी। क्लियर, यह एक चिकित्सक थी। और बात करें चिकित्सक की तो स्टूडेंट्स यह एक चिकित्सक थी। इन्होंने बताया कि 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों की कर्मेंद्रियों
कर्मेंद्रियों कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों क्लियर ज्ञानेंद्रियों पर बल दिया जाना चाहिए। अर्थात इन्होंने 3 से 7 वर्ष के बच्चों की कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों पर बल दिया। क्लियर। इन्होंने बताया, क्या बताया इन्होंने बताया कि पहले बच्चे लिखना सीखे तब पढ़ना सीखे। क्लियर। पहले क्या करें, लिखना सीखें तब पढ़ना। क्लियर। तब पढ़ना सीखें, ऐसा इन्होंने बोला था। और फिर क्या, बोलना। क्लियर, ऐसा इन्होंने बताया। आगे बात करें स्टूडेंट्स अगली विधि की, उससे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए स्टूडेंट्स अगली बात करें तो देखेंगे अगली जो विधि है वो है हमारी प्रोजेक्ट विधि। क्लियर। प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि। इसकी बात करें तो इसमें 6 सोपान होते हैं। इसमें 6 सोपान होते हैं। यह किल पैट्रिक ने दी। क्लियर। यह किसने दी, किल पैट्रिक ने दी। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें, इन्होंने बताया कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास होता है प्रोजेक्ट से। क्लियर। प्रोजेक्ट करते हैं, समझाते हैं, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। CREATIVITY क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो है विद्यार्थियों का विकास होता है। तो थैंक यू क्लास। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल RK02U सुपर हीरो एंड शेयर। स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।